हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं ठोस वस्तुओं के आयतन के अंतर्गत घनाभ चैप्टर को, और घनाभ चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा तीसरा भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा, तो तालाब की लंबाई यहाँ पर 24 मीटर दी है, 15 मीटर चौड़ा। कुछ व्यक्ति, तो चौड़ाई 15 मीटर दी है, कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें लंबाई दी है 24 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर दी है, तथा ऊंचाई कितनी दी है हमें यहाँ से, तो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दी है। अर्थात यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की इकाई मीटर में दी है और ऊंचाई की जो इकाई वो सेंटीमीटर में दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इकाई को समान कर लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दी है प्रश्न में, तो लंबाई दी हमें 24 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई दी हमें यहाँ पर 15 मीटर। ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई दी हमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, तो 1, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाग देना पड़ेगा। जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये भी किस में हो जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। अब आगे 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट उसने दे दिया घन मीटर, अर्थात उसने यहाँ पर हमें डायरेक्ट आयतन निकाल के दे दिया। तो एक व्यक्ति कितना पानी विस्थापित कर रहा है, तो एक व्यक्ति के द्वारा जो पानी विस्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है 0.1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा घन मीटर। ठीक है। अब आगे क्या पूछा, तो विस्थापित करें तो तालाब में कितने व्यक्ति, अर्थात व्यक्तियों की संख्या यहाँ से पूछी, अर्थात हमसे नंबर ऑफ संख्या पूछी है, यहाँ से पद पूछे हैं। तो पदों की संख्या अगर हमें निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वस्तु का आयतन बटे में छोटी वस्तु का आयतन। तो बड़ी वस्तु का आयतन अर्थात यहाँ पर क्या है, तालाब का आयतन निकालना पड़ेगा हमें। तो तालाब का आयतन बटे में छोटी वस्तु, तो छोटी वस्तु कौन है यहाँ पर, व्यक्ति है, तो व्यक्ति का आयतन आ जाएगा यहाँ पर, व्यक्ति का आयतन। अब इसका फार्मूला लगा लो, तो तालाब का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और यहाँ पर भी क्या आएगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन नीचे हमेशा क्या आती है, छोटी वस्तु आती है। तो बड़ी वस्तु का आयतन यहाँ पे क्या होता है, बड़ी वस्तु तालाब है, तो तालाब का आयतन लंबाई कितनी है यहाँ पर 24, चौड़ाई कितनी यहाँ पर, तो 15, और ऊंचाई कितनी यहाँ पर, तो ऊंचाई 1/100 मीटर है। तो हम यहाँ पर 1 और बटे में कितना रख लेते हैं, तो बटे में 100 रख लेते हैं। और यहाँ पर हम भाग करना है तो हम यहाँ से भाग दे देते हैं, और भाग किसका देंगे, छोटी वस्तु का आयतन। अब छोटी वस्तु का आयतन कितना दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर, अर्थात हमें डायरेक्ट उसने आयतन निकाल के यहाँ पर हमें दे रखा है। तो हम सीधा आयतन रख लेते हैं। तो आयतन कितना दिया है, आयतन अर्थात 1 घन मीटर दे दिया। ठीक है ना। घन मीटर का मतलब ये होता है कि 3 इकाइयों का यहाँ पर गुणा हो चुका है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, तो दशमलव हटाने का 1 लिखेंगे, और यहाँ से ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई 1/100। ठीक है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने का 1 लिखेंगे, और 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दें। 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 से 24 को काट लेंगे, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। तो 12 का 3 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 व्यक्ति। तो उस तालाब में कितने व्यक्ति थे, तो उस तालाब में यहाँ पर हमारे 36 व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी, 36 सेंटीमीटर चौड़ी, इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता कितनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि एक आयताकार लोहे की चादर है। तो हम यहाँ पर एक आयताकार लोहे की चादर को बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आयताकार लोहे की चादर। इस चादर की लंबाई कितनी दी है प्रश्न में, तो प्रश्न में दी है 48 सेंटीमीटर। तो ये 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हमने ले ली, तथा 36 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये वाली जो चौड़ाई है कितनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं। तो इस कोने से एक वर्ग यहाँ पर बना लेते हैं, इस कोने से एक वर्ग हम यहाँ पर बना लेते हैं,
इस कोने से एक वर्ग यहाँ पर बना लेते हैं और इस कोने से एक वर्ग यहाँ पर बना लेते हैं, और चारों वर्ग आपस में क्या है, बराबर है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात ये वाली 8 है तो ये भी 8 रही होगी, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 रही होगी इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाली भुजा भी कितनी रही होगी, तो 8 सेंटीमीटर ही रही होगी। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया। इस डिब्बे की धारिता कितनी। देखो धारिता का मतलब कि ये शेष जो भाग है वो कितना जगह घेरता है, अर्थात उसका आयतन पूछा है, तो शेष भाग का आयतन पूछा है, तो शेष भाग का आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो वही होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से जो भी शेष भाग है इस शेष भाग की हमें लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो शेष भाग की लंबाई कितनी है यहाँ से, तो शेष भाग की लंबाई कितनी रही होगी, तो ये निकाल लेते हैं हम शेष भाग की लंबाई। तो शेष भाग की लंबाई कितनी रही होगी, तो अभी आयत की लंबाई कितनी 48 है, तो 48 तो ये लंबाई है, इसमें से कितना घटाएंगे, तो ये वर्ग ने जितनी लंबाई को कवर किया है, तो वर्ग ने यहाँ से 8 लंबाई को कवर किया है, और यहाँ से भी इस लंबाई में से कितनी लंबाई वर्ग ने कवर की है, तो 8 और 8 टोटल कितनी कवर की है इसने, तो 8 + 8 बराबर 16 लंबाई को इसने यहाँ से कवर कर लिया। तो 48 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 32 सेंटीमीटर शेष भाग की लंबाई हो गई। तो शेष भाग की चौड़ाई कितनी रही होगी, तो चौड़ाई को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है या यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई वो कितनी है, तो वो चौड़ाई हमारी 36 सेंटीमीटर है। तो टोटल पहले चौड़ाई 36 सेंटीमीटर थी, इसमें से कितना घटाना हमें, तो इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक वर्ग की जो भुजा चौड़ाई कवर कर रही है वो कितनी 8 है, तो 8 तो ये, और सेम यहाँ से यहाँ भी कितनी भुजा कवर कर रही है चौड़ाई 8, इसकी वर्ग की भुजा को कवर कर रही है, तो ये घटा देंगे। तो टोटल 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो 36 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 20 सेंटीमीटर इस शेष भाग की क्या हो जाएगी, तो शेष भाग की यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी। ऊंचाई कितनी रही होगी, तो ऊंचाई जो वर्ग की भुजा है उतनी ही वो इस आयत की भी क्या रही होगी, शेष भाग की ऊंचाई रही होगी। तो कितना है, वर्ग की भुजा 8 है, तो 8 सेंटीमीटर इसकी क्या रही होगी, ऊंचाई रही होगी। अब हमें धारिता निकालनी है, तो धारिता कितनी होगी, धारिता का मतलब शेष भाग का आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है हमारी, तो लंबाई शेष भाग की 32, चौड़ाई कितनी है हमारी, तो 20 है, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ पर 8 है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 160, और ये 32 यहाँ पर है, इसका भी इसमें गुणा कर देंगे तो 0, 16 दूना 32 का 2 हासिल बचेगा 3, 16 दूना 32, 16 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर घन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा 5120 सेंटीमीटर घन या घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक होगी, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर में ही राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले इस प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो प्लाट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ से निकालते हैं प्लाट का क्षेत्रफल। तो प्लाट का क्षेत्रफल निकालने से पहले प्लाट कैसा है, तो प्लाट जो है वो आयताकार है, अर्थात आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पर, तो लंबाई है यहाँ पर 13.5 मीटर गुणित चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है यहाँ पर 2.5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ से ये वाला दशमलव हट जाएगा। तो अगर हम दोनों दशमलव हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 10, और 50 का 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, और अब कुछ कट नहीं रहा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 बटे में कितना है 4, और मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकाला हमने, तो ये हमने निकाल लिया टंकी का क्षेत्रफल। अब आगे एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब आगे इसमें से एक आयताकार टंकी 5 मीटर
इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर। तो जब भी ये सीक्वेंस रहता है लगातार तो इसका मतलब होता है ये लंबाई है, फिर ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। लेकिन उसने यहाँ पे ये कह दिया हमें कि आयताकार टंकी है, तो आयताकार टंकी का मतलब हमें आयत वाले क्षेत्र, आयत की जो भी आकृति रहती है उसमें एक हमें लंबाई लेने है और एक हमें क्या लेनी है, चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि टंकी का क्षेत्रफल, कौन सी टंकी, तो आयताकार। तो आयताकार टंकी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से भी सूत्र क्या होगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ही सूत्र होगा। लंबाई कितनी यहाँ से, तो लंबाई है यहाँ पर 5 और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है यहाँ से 4.5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से दशमलव हटेगा बटे में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ से आ गया हमारा 45 और बटे में कितना है 2, और ये भी मीटर और मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, किसका आ गया, तो ये आ गया हमारा टंकी का क्षेत्रफल। अब आगे इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लाट के शेष भाग में भरना है। तो पहले हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शेष भाग कितना है, तो शेष भाग बराबर, तो पहले टोटल आयताकार टंकी का भाग कितना था, तो आयताकार टंकी का भाग है 135 बटे में 4 और शेष भाग आयताकार टंकी का भाग कितना है, तो आयताकार टंकी का भाग है 45 बटा 2। इसमें से अगर इसको घटा देते हैं हम तो शेष भाग आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, शेष भाग, क्योंकि टंकी का कुल भाग, टंकी का कुल क्षेत्रफल, सॉरी आयताकार प्लाट का कुल क्षेत्रफल 135 बटा 4 है। इस प्लाट के क्षेत्रफल में से हम टंकी का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो शेष भाग कितना बचेगा, तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बचेगा और 1 का गुणा 135 में करेंगे तो 135 माइनस 2 दूनी 4 और 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। तो अगर इसको हम आगे हल करते हैं तो 135 में से अगर हम 90 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 5 और 13 में से 9 गया तो ये बचेगा 4 और 13 में से 9 गया तो 4, 45 और बटे में कितना 4 है। तो 45 बटा 4 मीटर स्क्वायर ये है किसका, तो ये है हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रश्नों को फिर आगे पढ़ते हैं। समान रूप से बिछाया गया, इसमें से प्लाट के धरातल की ऊंचाई कितनी, जब भी ऊंचाई अगर पूछी जाती है तो जब भी ऊंचाई पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, कुल आयतन बटे में किससे भाग देते हैं, तो क्षेत्रफल से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा कुल आयतन कितना है, तो प्रश्न में दिया है तो कुल आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये सूत्र होता है। आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और क्षेत्रफल किसका, तो शेष, यहाँ पर आएगा हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, कितना आया था, 45 बटा 4। तो यहाँ तो हम रख देंगे 45 बटे में 4। तो लंबाई कितनी है, यहाँ प्रश्न में दे रखी है, लंबाई है 5। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई दे रखी है 4.5। ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई दे रखी है यहाँ से 2.1 मीटर। और किससे भाग देना हमें, 45 बटा 4 से। तो नीचे का 4 उलट गुणित होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से दशमलव उठेगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ से भी दशमलव उठेगा तो 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 नम 45, 9 18 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना बचा हमारा, तो ऊपर बचा है हमारा यहाँ से 21 और बटे में बचा है 10 और यहाँ से 2 भी बचा है, सॉरी 2 भी है यहाँ पर शेष। तो 21 का 2 में गुणा करेंगे तो 42 बटा कितना आ गया, 10 और 42 बटा 10 का मतलब हो गया 4.2 मीटर, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि धातु से बना एक खुला ट्रंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ट्रंक का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। तो ट्रंक का आयतन कितना होगा, तो ट्रंक का आयतन, और ट्रंक का आयतन बराबर होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा, लंबाई है यहाँ से 50, चौड़ाई है यहाँ से 40
और ऊंचाई है यहाँ से 23। तो सबका आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 चौक 20, तो 20 तो ये आ गया और ये 2 0 पीछे की, तो 2000। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और 2000 में किसका गुणा करना हमें, 23 का। तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 0, 3 दूना 6, फिर से 0 0 0, 2 दूनी 4, 0 0 0 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4। तो अगर आपस में सबका गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 46,000, और ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर घन। तो ये हमने निकाल दिया उसका आयतन, किसका, ट्रंक का आयतन। अब आगे इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई में, तो तली अर्थात नीचे और दीवारों की मोटाई में, तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर एक घनाभ है और ये घनाभ हो गया हमारा, और ये हो गई इसकी तली अर्थात नीचे वाला भाग, और ये हो गई इसकी दीवारें अर्थात फर्श की बात यहाँ पर ये नहीं कर रहा है। तो इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई कितनी, 3 है, तो अर्थात नीचे की यहाँ पर एक मोटाई है 3, और यहाँ पर दीवारों की मोटाई कितनी है, 3 है। ठीक है, तो मोटाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर है। यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर इतना दिया है कि 0.5 ग्राम हो, तो खाली ट्रंक का भार कितना होगा। सबसे पहले हमें खाली ट्रंक का भार निकालना है, तो हमें अच्छे से पता है कि ट्रंक के अंदर कितना भाग है वो निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोटाई को घटाना पड़ेगा। तो ट्रंक की लंबाई कितनी है पहले तो हम निकाल लेते हैं। तो ट्रंक की लंबाई कितनी है, तो ट्रंक की लंबाई, वास्तविक लंबाई जो है वो है 50, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई में से 3 सेंटीमीटर की मोटाई को घटा देना है। तो मोटाई को घटा देंगे तो कितनी घटेगी, यहाँ से भी 3 घटेगा और यहाँ से भी कितना घटेगा, 3 मीटर दोनों तरफ से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 3 + 3, तो टोटल घटेगा 6। 50 में से 6 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा, 50 में से 6 जाएगा तो 44 सेंटीमीटर। और ट्रंक की लंबाई हो गई। अब ट्रंक की क्या निकाल लेते हैं हम, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी थी पहले, वास्तविक 40 थी, इसमें से भी कितना घटेगा, 3 और 3 घटेगा, तो टोटल कितना घट जाएगा, 6। तो 40 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 सेंटीमीटर। अब बचा हमारा ट्रंक की ऊंचाई। तो यहाँ से अब ट्रंक की ऊंचाई निकाल लेते हैं कि ऊंचाई, देखो यहाँ पर उसने ये कहा था, क्या कहा था उसने, कि तली तथा दीवारों की, अर्थात ऊंचाई की उसने बात नहीं करी है। तो ऊंचाई कितनी है, वास्तविक यहाँ पर 23 है, तो एक ही बार इसकी ऊंचाई घटेगी, कितने, 3 ऊपर, अर्थात यहाँ की उसने बात नहीं करी है, केवल नीचे वाली बात करी। तो नीचे से हम कितना घटाएंगे, केवल 3, 23 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम मोटाई को घटा देते हैं 3 सेंटीमीटर वाली मोटाई को, तो फिर से हमारी लंबाई कितनी आएगी, 44, चौड़ाई कितनी आएगी, 34, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20। अर्थात मोटाई को घटाने के बाद शेष, यहाँ पर हम कह सकते हैं खाली ट्रंक का जो आयतन है वो कितना होगा, तो खाली ट्रंक का आयतन यहाँ से निकल जाएगा, खाली ट्रंक का आयतन, तो वो कितना रहेगा। तो वास्तविक आयतन कितना था, तो वास्तविक आयतन था यहाँ पर हमारा 46,000। इसमें से किसको घटाना है, तो अब इसमें से हमें ये वाला आयतन घटा देना है। ठीक है, तो ये वाला अगर हम आयतन घटा देते तो कितना आएगा हमारा, तो ये आयतन है हमारा, लंबाई है 44, चौड़ाई है 34 और ऊंचाई है 20। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम 44 गुणित कितना कर लेते हैं, 34, तो ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो 4 चौक 16 और 12 और 4 चौक 16 से एक हासिल था, 6 से 7 8 और 1 9, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हासिल अभी भी बचा हुआ है। 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, 12 और 2 हो जाएगा 13, 14। तो ये हो गया हमारा 1496। 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 24 और 4 हो जाएगा 28, 28 और 1 हासिल का 29, 2 बचेगा, 4 तिया 12, 13, 14, ठीक है, 1496। और इसमें भी किसका गुणा करना है, 20 का, तो यहाँ से हम 20 का गुणा कर देते हैं, तो एक 0 तो आना ही आना है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9, 2 एकम 2,
6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 46,000 माइनस 29,920। तो खाली क्षेत्र कितना आ जाएगा, तो खाली क्षेत्र का आयतन आ जाएगा हमारा 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 2 नहीं जाता है, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0, और 6 अर्थात 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया तो 9 1 10 5 6, और 3 में से 2 गया तो 1। तो 16,080 सेंटीमीटर घन ये हो जाएगा इसका खाली ट्रंक का भार। अर्थात हमें इसका क्या निकालना है, तो उसने दिया था, हमें क्या दिया था कि 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है 0.5 है। तो हमें उसने ये दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना दिया, अर्थात 1 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर उसने हमें स्पष्ट दिया है कि 0.5 क्या है, तो ग्राम है। और हमें कितने ग्राम का निकालना, तो ये वाला, ये हमारा खाली ट्रंक का। तो खाली ट्रंक का कितना है, तो 16,080 सेंटीमीटर घन बराबर कितना होगा। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है, तो इसलिए 16,080 बराबर कितना होगा, तो 0.5 को यही रहने देते हैं, और नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, चूँकि में ऊपर चली जाती है, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, तो बटे में आ जाएगी, अर्थात इसका हमें गुणा ही करना है। तो 0.5 गुणित कितना करना है, 16,080 करना है। तो यहाँ से इस दशमलव को बैठा देंगे बटे में 10, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 8 पंजे 40, और 5 का 0 में करेंगे तो 0, 4 हासिल का था, 6 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8। और ये आ गया हमारा किस में आ गया, ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन दिए शायद 1 किलोग्राम में रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आया, 8,040 ग्राम है। तो 8,040 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम होता है। तो 8,000 ग्राम बराबर 8 किलोग्राम, और ये पीछे का आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, तो दशमलव के बाद 2 अंक ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो यहाँ एक तो उसने दिया हमें आयतन। तो आयतन बराबर कितना है, तो आयतन बराबर होता है यहाँ पर A इंटू बी इंटू सी, ये दे रखा हमें क्रमशः, तथा इसका आयतन V घन इकाई में, तथा आयतन किस में है, तो V घन इकाई में। अर्थात आयतन को ही हम क्या कहते हैं, तो आयतन को ही हम क्या कहते हैं, तो V कहते हैं। तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो किस में दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो एस में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो एस से करते हैं। तब उसका 1/v, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 1/v का मतलब होता है आयतन बराबर ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास 10 में ये सवाल आ चुके हैं, क्योंकि कक्षा 10वीं में 1/v बराबर कितना होता है तो हम ये मान रखते थे। अगर जिसे फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम इसे हल करके भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पूछा क्या है, 1/v का मान पूछा है। अब 1/v का मतलब क्या रख सकते हैं, आयतन रख सकते हैं, 1 आयतन, और 1 आयतन से ये आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, तो दोनों तरफ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात एस से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ एस से गुणा कर देते हैं। तो इसको मान रख दो, देखो 1 कितना है, v का मतलब होता है आयतन, और एस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, और चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र रख सकते हैं। तो लंबाई a है, चौड़ाई b है, और ऊंचाई c है। अर्थात यहाँ पर हम रख सकते हैं 2ab प्लस b, यहाँ पर गुणा है। ठीक है, तो 2ab प्लस bc प्लस ca, और बटे में कितना है, तो एक तरफ ac रहने देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अगर इस मान रख देंगे तो आपस में कट जाएंगे, अर्थात कुछ नहीं बचेगा।
तो एक तरफ हम क्षेत्रफल को एस रख लेते हैं, एक तरफ इसको रख लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे दिया है कि आयतन बराबर कितना है, ए इंटू बी इंटू सी है, तो यहाँ पर भी हम मान रख लेते हैं 1 बटा, और आयतन का मतलब हो गया ए बी सी गुणित। अब यहाँ से 2 बटा एस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 और बटे में से क्या निकाल लेते हैं, एस को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो उधर बचेगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बटे में से अगर एस को ही बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अर्थात एक काम करते हैं, हम इस एक में किसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बी सी हट जाएगा और ए बी सी का मान यहाँ पर रख सकते हैं, गुणा में हम कर सकते हैं आगे पीछे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 2 एकम कितना हो गया 2, और बटे में कितना हो गया एस। ठीक है, ये 2 बटा एस वाली हमने कंडीशन निकाल ली। अब यहाँ से देखो, ए बटा बी के बटे में भी ए बी सी है, ए बटा बी के बटे में भी क्या है, ए बी सी है, प्लस बी बटा सी के बटे में भी क्या है, ए बी सी है, प्लस सी बटा ए के बटे में भी क्या है, तो ए बी सी है। अब यहाँ ए बी से ए बी को काट देंगे, बी सी से बी सी को काट देंगे, और सी ए से सी और ए को काट देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा हमारा 2 बटे में एस, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, अर्थात 1 बचा, और बटे में कितना बचा सी, प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, अर्थात 1 बचा, और बटे में कितना बचेगा, तो ए, प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, अर्थात 1 बचा, और बटे में कितना बचेगा, तो बी बचेगा। अब यहाँ से कितना आ गया, 2 बटा एस, तो ये 2 बटा एस, 1 बटा ए, तो ये रहा यहाँ पर 1 बटा ए, फिर है यहाँ पर 1 बटा बी, तो ये रहा 1 बटा बी, और फिर है यहाँ पर हमारा 1 बटा सी, तो ये रहा 1 बटा सी। आगे पीछे लिखा है, बस इसको हम सीक्वेंस से जमा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 बटा एस, पहले इसको लिख दो तो 1 बटा बी, प्लस फिर इसको लिख दो 1 बटा बी, प्लस फिर इसको लिख दो 1 बटा सी। तो ये हमने सिद्ध भी कर लिया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठ। ठीक है, तो देखो 3 पृष्ठ किसे कहते थे, ये एक बना लेते हैं हम, पहले तो घनाभ बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा घनाभ, और घनाभ कैसा होता है, एक हाथ से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से एक घनाभ हो गया, और इसके 3 आसन्न पृष्ठ। तो देखो एक पृष्ठ ये वाला ले लेते हम यहाँ से, एक ये पृष्ठ हो गया इधर वाला, एक पृष्ठ इसको ले लेते हम नीचे वाले पृष्ठ को, और एक पृष्ठ इसको ले लेते हम इधर वाले पृष्ठ को। तो ये 3 पृष्ठ के जो भुजाएं हैं वो क्रमशः कितनी है, तो इसकी अगर भुजा उसने पृष्ठों के क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ से इसका क्षेत्रफल हमें ये वाला, ये फर्स्ट क्षेत्रफल, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्षेत्रफल, और यहाँ से ये हो जाएगा इस तीसरी जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल वो तीसरे का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और यहाँ से भी हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, और यहाँ से भी हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। आयतन होता है ऊंचाई भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसने दिया है कि एक्स वाई जेड है क्रमशः, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या रही होगी भुजा। तो देखो भुजाएं क्या क्या होती है, तो एक्स भुजा है, एक वाई भुजा है, और एक क्या भुजा है, जेड भुजा है। तो अगर हम दो का इसमें क्रम से ले तो यहाँ पर क्या रही होगी, कहीं ना कहीं एक्स वाई रही होगी, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होगी। फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रही होगी क्रमशः ऐसे वाई ऊंचाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हम ले लेते हैं यहाँ से तीसरी भुजा जेड ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या रही होगी, तो ऊंचाई गुणित लंबाई रही होगी, तो ऊंचाई गुणित लंबाई, तो ऊंचाई कितनी है यहाँ पर जेड है, और लंबाई पहले वाली कितनी यहाँ से एक्स है। अब ये हो गया हमारा क्रमशः। तो उसने पूछा क्या यहाँ से एक्स वाई जेड का मान कितना होगा, तो एक्स तो अर्थात पहले का क्षेत्रफल इंटू दूसरे का क्षेत्रफल वाई का, और यहाँ पर तीसरे का क्षेत्रफल जेड, अर्थात एक्स वाई जेड बराबर उसने हमसे मान पूछा है। तो पहले का यहाँ से क्षेत्रफल कितना है हमारा, तो पहले का क्षेत्रफल है यहाँ से एक्स वाई, दूसरे का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से, तो वाई जेड है, और तीसरे का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से, तो जेड एक्स रहेगा। अब इसका अगर हम आपस में गुणा करें तो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर भी जेड है, तो ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर। देखो इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का क्या यहाँ पर वर्ग है। और एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स वाई जेड गुणित एक्स वाई जेड।
और आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है हमारा आयतन बराबर होता है v, और आयतन का फार्मूला होता है लंबाई अर्थात a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या होता है? आयतन। तो देखो एक्स वाई जेड को हम a b c लिख सकते हैं, और एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं? a b c लिख सकते हैं। तो a b c को हम क्या कहते थे? a b c को हम v कहते हैं अर्थात आयतन कहते हैं। तो v और इस a b c का मतलब भी क्या है? v, और v का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? v का वर्ग अर्थात आयतन का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि किसी घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल का आयतन 2, 3, 4 हैं, और ये किस में है? तो अनुपात में। तो देखो यहाँ पर उसने कहा कि घनाभ के 3 संगत, तो इस प्रकार से कोई घनाभ है और ये हो गया हमारा घनाभ, और इस घनाभ के 3 संगत फलक जो है वो क्या है? तो उनका जो अनुपात है अर्थात यहाँ से इस तरीके से रहा होगा कि ये 2x रही होगी कहीं ना कहीं, यहाँ पर ये कितना रहा होगा? 3x रहा होगा ऐसे, और ये वाली भुजा कितनी रही होगी? यहाँ से 4x रही होगी। अब ये तो किस में है? अनुपात में। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर x, y और ये क्या है? यहाँ पर एक प्रकार से ये z रही होगी, अर्थात अगर इसको हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से ले तो लंबाई यहाँ पर ये वाली हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी b चौड़ाई, और इसको ले लेते हैं हम h ऊंचाई। तो संगत क्षेत्रफल का मतलब 2 भुजाओं का गुणा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ले लेते पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई LB, फिर ले लेते चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ब्रेथ एंड h ऊंचाई, फिर ले लेते हैं ऊंचाई इंटू लंबाई अर्थात h इंटू l। ये हो गई हमारी ये लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल, चौड़ाई गुणित ऊंचाई अर्थात 2 भुजाओं का गुणा, ये भी क्षेत्रफल है, और ऊंचाई गुणित लंबाई अर्थात ये भी हमारा 2 भुजाओं का गुणा क्षेत्रफल कहलाता है। और उसने कहा कि घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का जो आयतन है वो क्या है? तो वो है इसके बराबर। आयतन किसके बराबर? तो ये अनुपात में, तो संख्या में 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 4x है, और ये आपस में क्या है? तो ये आपस में आयतन जो है ये आपस में बराबर है। तथा इसका आयतन कितना है? तो इसका आयतन जो है वो 9000 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब आयतन का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कितना है? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर 9000 सेंटीमीटर घन है। ये हो गया इसका। घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा LB, BH और LH, अर्थात सब दो बार है, BH भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। तो अभी इसको हमने हल किया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक तो हो जाएगा L स्क्वायर, एक हो जाएगा B स्क्वायर, एक हो जाएगा H स्क्वायर, और फिर अगर इसको हम कॉमन लेते हैं तो LBH इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से वर्ग हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 12 6 18 6 चौक 24, और x का गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। और LBH का मतलब यहाँ दिया है, LBH बराबर कितना रखना है? हमें 9000 रखना है, तो ये हो जाएगा 9000, और इसका यहाँ पर क्या है? वर्ग है, तो वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार 9000 रुपये कर लेते हैं। और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को ऐसा ही रहने देते हैं, और 24 गुणा में है तो 24 को कहाँ लेके आ जाते हैं? बटे में लेके आ जाते हैं। तो 9 एकम 9 0 0 0, 9 8 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 8 24। अब ऐसा ही रहने देते हैं। देखो यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर है x की पावर 3 बराबर से इधर, और उधर कितना हो जाए हमारा? तो यहाँ पर तो है 9000 गुणित 3, तो 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, 1 2 3 पीछे शून्य यहाँ से, तो ये हो जाएगी हमारी 1 2 3, और 1 2 3 पीछे शून्य है, तो ये 3 शून्य यहाँ लग जाएगी। और बटे में कितना है? तो बटे में 8 है। इस x की पावर 3 को इसके ऊपर लगा देते हैं हम घन के रूप में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर 27 किसका घन? ये 3 है ना, इसका मतलब हमें घन निकालना है। तो 27 किसका घन होता है? तो 27 3 का होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27 3 का होता है। और यहाँ अब घन है तो 3 3 के जोड़े से एक एक अंक बाहर निकालेंगे, तो 3 का जोड़ा बना 1 2 3 का, तो 1 0 बाहर आ गई। यहाँ से भी 3 का जोड़ा बनाया तो 1 0 बाहर आ गई। और 8 किसका घन होता है? तो 8 2 का घन होता है। तो 2 से 300 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0, तो कितना आ जाएगा? x बराबर
x बराबर आ गया हमारा x बराबर 50। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एक एक भुजा को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 2x, तो 2x बराबर कितना होगा, तो 2x का मतलब क्या हो गया, तो एक तो है यहाँ से लंबाई, एक तो है लंबाई, एक चौड़ाई और एक क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई सबसे ज़्यादा होती है किसी भी आकृति में, तो इसको हम ले लेते हैं लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से एक तो है अनुपात में ये हो जाएगी हमारी लंबाई सबसे ज़्यादा, इसको चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी ले लो आप, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, तो लंबाई कितनी है यहाँ से, तो लंबाई का मतलब तो ये 4x जो दिया है ना, ये किसका मान है, तो 4x जो है ये इस तरीके से मान है हमारा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से किसको ले लेते हैं हम, चलो ले लेते किसी भी भुजा को ले लेते हैं। एल बी बराबर कितना है, तो एल बी बराबर दिया है यहाँ से हमारा 2x ले लेते हैं, और बी एच बराबर कितना है, तो बी एच बराबर ले लेते हैं हम 3x ले लेते हैं, और यहाँ से हो गया हमारा बी एच हो गया, तो एच एल बराबर कितना है, तो एच एल बराबर ले लेते हैं हम 4x ले लेते हैं, ठीक है। तो एल बी मतलब ये दो भुजाओं का गुणा है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, अलग अलग भुजा चाहिए, ठीक है। तो एल बी बराबर अगर हम हल करते हैं इसको, तो 2 गुणित x का मान कितना है, 150 आया, तो 150 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 300। इसको अगर हम हल करेंगे 3 गुणित x का मान 150, अगर इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाए 15 तिया 45, 450, और 4 गुणित x का मान 150 रखते हैं तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो ये एल बी का मतलब ये क्षेत्रफल है, अर्थात दो भुजाओं का गुणा है। हमें सिंगल चाहिए, उसने क्या कहा कि घनाभ की सबसे छोटी भुजा, अर्थात एक तो हमें चाहिए एल बी और एच। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक छोटी भुजा बता सकते हैं तीनों में से। आयतन पता है हमें, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो एल बी एच बराबर होता है आयतन। अगर इसके बटे में एल बी को रख देते हैं, फिर से एक बार आयतन लिख लेते हैं, एल बी एच बराबर क्या होगा, तो इसके बटे में बी एच को रख देते हैं, और एल बी एच का मतलब आयतन होता है, तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बटे में हम एच एल को रख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आयतन कितना है, तो यहाँ पर आयतन हमें दिया है, तीनों का आयतन कितना दिया है, तीनों का आयतन 9000 दिया है, और यहाँ से एल बी का मान रखते थे, एल बी बराबर कितना है, 300 है। तो इसको अगर हम रखते हैं तो एल बी से एल बी कट जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा यहाँ से, तो एच बराबर कितना आएगा, 0 0 0 0 और 3 तिया 9 और 0, तो एच बराबर आ गया 30। और फिर से एल बी एच बराबर अर्थात आयतन बराबर 9000 रखते हैं, और बटे में कितना है, तो बी एच, और बी एच का मान कितना निकाला हमने, 450। 0 से 0 कट जाएगा, 45 से कम 45, 45 दूना 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो बी एच से बी एच कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एल, और एल बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और एक और मान रख लेते हैं यहाँ से, इसमें भी एल बी एच बराबर आयतन बराबर 9000 है, और एच एल का मान कितना है, तो 600 है। 0 से 0, 0 से 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 0, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो एच एल से एच और एल कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी, और बी बराबर कितना बचा, 15 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें पूछा क्या था, घनाभ की सबसे छोटी भुजा, तो 30 तो बड़ा होता है 20 से, और 20 से भी बड़ा होता है 15 से, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 15 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 को हल करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर घन को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 से आगे जो भी सवाल है वो घन पर आधारित सवाल है। तो घन की जो आकृति है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो घन की जो आकृति है वो वर्ग से मिलकर बनी होती है। एक ये वर्ग ले लेते हैं, इस वर्ग के अंदर एक और वर्ग ले लेते हैं, और इन भुजाओं को, कोनों की भुजाओं को आपस में मिला देते हैं। तो जो आकृति हमारे सामने निकल कर आती है वो किसकी आकृति बन जाती है, तो वो घन की आकृति बन जाती है। और घन की आकृति में क्या होता है कि एक लंबाई होती है, इसमें भी चौड़ाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक क्या होती है, इसमें ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर भी सेम होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक ऊंचाई होती है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये पड़ता है कि एक वर्ग से मिलकर बना होता है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो जितनी लंबाई होती है उतनी ही यहाँ पर क्या होती है, चौड़ाई होती है, और उतनी ही यहाँ पर क्या होती है, तो ऊंचाई भी होती है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या फार्मूला होगा,
तो घन का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है किसी भी वस्तु का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी क्या है a, अर्थात a का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, अर्थात 3 बार यहाँ पर क्या है भुजा है, तो भुजा की घात 3 हो जाएगा अर्थात 1 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा घन का आयतन हो जाएगा। दूसरा होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 भुजा की पावर भुजा का वर्ग, या फिर हम कह सकते हैं भुजा को हमने a लिया तो a का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला में ये याद रखना। तीसरा हमें क्या याद रखना है, तो तीसरा हमें क्या याद रखना है, तो वो याद रखना है हमें, देखो 6 भुजाएं होती है घन में और 6 भुजाओं में भुजा का स्क्वायर का अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, ठीक है, घन के अंदर भी क्या होता है, एक विकर्ण होता है। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो घन के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा और अंडर रूट के अंदर 3। भुजा को हमने a कहा है और अंडर रूट 3, ये हो जाएगा हमारा घन का, अर्थात a और इसको अगर हम x मान लें तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने a, अर्थात भुजा की घात 3, ये निकल के आएगा। तो अब हमें घन के आयतन संबंधी जो भी सवाल करने हैं या घन से संबंधित जो भी सवाल करेंगे उन सवालों में हमें ये 3 फार्मूले में याद होना चाहिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 भुजा का वर्ग, और घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 3 अर्थात a अंडर रूट 3। अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। किसी घनाभ की माप, दो घनाभ की माप है तो पहले तो हम घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से, तो घनाभ का क्षेत्रफल नहीं होता है, घनाभ का क्या होता है, तो आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी यहाँ पर 25, चौड़ाई कितनी यहाँ पर 20 और ऊंचाई कितनी यहाँ पर 4 है। तो अगर आपस में सभी का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, तो वो घन का आयतन निकल जाएगा। तो 25 दूनी 50 और 50 का 25 दूनी यहाँ से हो जाएगा 50 और ये 0 तो 500, और इसमें भी अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 5 चौक 20 और 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य पीछे, तो इतना ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर घन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा किसका, घनाभ का आयतन। अब उसने क्या कहा कि घन का जो आयतन है ना वो किसके बराबर है, तो इस घनाभ के आयतन से आधा है, अर्थात इसका आधा कर देते हम। तो 2000 का आधा का मतलब होगा 2 से भाग देंगे, तो 2000 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर घन आएगा, 1000 सेंटीमीटर घन, ये आ जाएगा आधा। तो ये किसके बराबर है, तो ये अगर घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ के आयतन को 2 से भाग देते हैं तो वो घन के आयतन के बराबर आएगा। अर्थात उसने ये कहा है कि घन का आयतन बराबर क्या है, तो घनाभ के आयतन का आधा। तो घनाभ का आयतन का आधा कितना है, 1000 है। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो a की पावर 3, ये रहा हमारा घन का आयतन, और ये किसके बराबर है, तो ये है 1000 के बराबर है। तो a बराबर कितना होगा, तो 1000 और ये घात 3 है, अर्थात यहाँ पर घात 3 लग जाएगा, घन हो जाएगा। तो 1000 किसका घन होता है, तो 10 का होता है। अर्थात एक एक भुजा जो वो कितने कितने की है, तो ये 10-10 की भुजा है। ठीक है। तो लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी कितनी है, 10 है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिखा है हमारा फार्मूला 6a स्क्वायर, अर्थात 6 भुजा की वर्ग। तो 6 और भुजा कितनी आई है, 10, और 10 का वर्ग का मतलब 10 गुणे 10। तो 6 और 10, 10 का गुणा करेंगे 100 और 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 600, और ये वर्ग था, इसका मतलब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें ये दिया है कि घन का विकर्ण बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर।
अब घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a अर्थात भुजा √3, ये होता है घन के विकर्ण का फार्मूला। और इसके बराबर कितना दिया है? 6। तो a यहीं रह जाएगा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, यहाँ पर कितना 6, और √3 गुणा में है तो कहाँ चला आएगा? √3 बटे में। और कभी भी अंडर रूट वाली संख्या बटे में नहीं रहती है, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो √3 का परिमेयकरण, या फिर इसे हम किस मेथड के नाम से जानते हैं? हर का परिमेयकरण मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ से √3 का गुणा ऊपर भी करेंगे और √3 का गुणा नीचे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 6 √3 और बटे में हो जाएगा √3 का अगर हम गुणा करेंगे तो √9, और √9 जो है वो किसका वर्ग होता है? तो 6 √3, तो ये होता है 3 का वर्ग, और 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 √3। ये किसका मान आएगा? तो भुजा आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई घन है, ठीक है, तो उस घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई? तो वो आ गई 2 √3, यहाँ पर भी है, और 2 √3 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी कितना होगी? ऊंचाई भी 2 √ के अंदर 3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था उसने? तो घन का आयतन कितना होगा, ये पूछा है कि घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो घन का आयतन बराबर होता है a⁴ अर्थात भुजा की घात 3। और भुजा कितनी है? तो भुजा है यहाँ से 2 √3 एक बार, 2 √3 दो बार, और 2 √3 तीन बार। इसको हम हल कर लेते हैं, 2 2 2 बाहर अलग कर लेते हैं, और √3 को अलग कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ गया। √3 और √3 का गुणा करेंगे तो √9 गुणित कितना है? तो अंडर में 3। 8 और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। और √3 किसका वर्ग होता है? तो किसी का भी नहीं होता है। 8 16 8 24, और ये √3, और ये क्या है? तो आयतन, और आयतन हमेशा किस में होता है? तो घात 3 में होता है। अगर सेंटीमीटर में इकाई दे रखी है तो ये भी हमारा किस में होगा? सेंटीमीटर। तो 24 √3 सेंटीमीटर घन, ये हो जाएगा उस घन का आयतन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9 √3 सेंटीमीटर है, अर्थात उसने घन का विकर्ण दिया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो वो होता है भुजा √3। ठीक है, और ये दे रखा उसने घन के विकर्ण की लंबाई। यहाँ पर उसने लंबाई कितनी दी है? तो 9 √3 दिया है। और यहाँ लिख लेते हैं हम घन के विकर्ण का फार्मूला। तो क्या होता है? a √3 बराबर होता है घन का विकर्ण, और a का मतलब होता है भुजा। ठीक है, a बराबर होगा भुजा, और यहाँ पर कितना दिया है? तो वो दिया है 9 √3। तो a बराबर अर्थात भुजा बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 √3, और ये गुणा में कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ गया? तो भुजा बराबर आ गया यहाँ से 9। तो ये जो भी घन था, इस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी आ गई? तो घन की प्रत्येक भुजा आ गई यहाँ से 9 9 आ गई। ठीक है, तो लंबाई भी 9 है, चौड़ाई भी 9 है, और ऊंचाई भी 9, अर्थात सारी भुजाओं का जो मान है वो 9 9 9 9 आ गया। अब पूछा क्या उसने हमसे? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा का वर्ग। तो 6 भुजा का वर्ग, तो 6 और भुजा कितनी निकाली हमने? 9, तो 9 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणित 9 गुणित 9, तो 6 नमा की 54, और इसमें भी गुणा करना है 9 का। तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 45 और 3 हो जाएगा 48। और ये क्या है? तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा किस में आता? तो सेंटीमीटर वर्ग में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या आएगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 30 के साथ आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।